प्रधान साहब कोशिश ये है कि मैं सवाल सीधे पूछूं और प्रभा जी की कोशिश ये है कि उन सीधे सवालों का सीधा जवाब बिल्कुल न दिया जाए। प्रधान साहब सरकार से तो फिर चर्चा कैसे आगे बढ़े? प्रभा जी आपके एक भी सवाल का जवाब नहीं देगी। प्रभा जी आपके एक सवाल का भी जवाब नहीं देगी। और जब मैं उनसे पूछूंगा तो हो सकता है वो ये भी कह दें कि मैं अधिकृत नहीं हूं सवालों का जवाब देने के लिए। सीधे सवाल का जवाब नहीं देगी बिल्कुल। अहमदाबाद मंत्री जी, एक टिप्पणी आपसे लेना चाहूंगा, फिर उसके बाद ब्रेक पर जाऊंगा। देखिए, मूल बात यह है कि राजनेताओं ने न्यायपालिका को भी अपने सुविधा के अनुसार ही उसकी सर्वोच्चता को माना है। हाँ। ऐसा नहीं कि उसको एक थंब रूल की तरह मान लिया हो कि नहीं भाई, देश की सबसे बड़ी अदालत जो कहेगी उसका सम्मान करेंगे। मुझे इस याद है शाहबानो का केस, राजीव जी प्रधानमंत्री थे, क्या स्थिति बनी थी पार्लियामेंट में। कांग्रेस किस ढंग से, कांग्रेस ने बहुत विचित्र ढंग से, तीखे ढंग से भारत की सबसे बड़ी अदालत की धज्जियां उड़ा दी थी लोकसभा में। और वह कदम मैं मानता हूं भारत की राजनीति में एक बड़ा मोड़ लाया। उससे एक नई बहस शुरू हुई। उसकी अच्छाई बुराई में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो एक निर्णायक मोड़ था। आप अदालत का सम्मान नहीं करना चाहते, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? नागराजन मामले में जो फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने ना तो वर्मा जी के खिलाफ कहा, न सर्वजन हिताय कमेटी के खिलाफ कहा। उसने ईमानदार बात कही जो प्रभा ठाकुर को भी समझ आनी चाहिए। प्रभा जी भी मेरी मित्र है और मेरे भाई अशोक प्रधान को भी समझ आनी चाहिए। क्या कहा? उसने कहा कि भाई आंकड़े लाइए, आंकड़े हैं। सरकार ने कहा आंकड़े नहीं है। तो बोले जब आपको आंकड़े नहीं पता तो आप क्यों फैसला करते? एक दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या इससे क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस तो प्रभावित नहीं होगी, ये बता दीजिए। और तीसरी बात उसने कही कि क्या वंचित है, समान अवसर नहीं, क्या इनकी भागीदारी ठीक नहीं है, इस पर डाटा दे दीजिए। इसमें कोई गुनाह कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने? और तब तक ऐसा मत करिए जब तक आप ये चीजें नहीं ले आते। इसमें क्या हो गया? अगर उसने आपसे कहा कि आप अपने फैसले को जस्टिफाई करिए, तो आप ये कहेंगे कि ठेंगे पर नहीं जस्टिफाई करते, हम कानून ही बदल देंगे संसद में जाके। ये ठीक नहीं है। और मैं दलितों के साथ भी हूं, एचएस कपाड़िया साहब पहले सवर्णों के साथ भी हूं, लेकिन सबसे पहले मैं देश के साथ हूं, न्याय के साथ हूं, नैसर्गिक न्याय के साथ हूं। ये स्थिति भी ठीक नहीं होनी चाहिए कि 10 साल बाद इस देश की ब्यूरोक्रेसी में शार्प डिवीजन हो जाए। हर दफ्तर 2 हिस्सों में बटा दिखे, चाहे वो एमटीएनएल का दफ्तर हो, चाहे वो चकबंदी का दफ्तर हो। ठीक बात ये है। भी ठीक नहीं है इस देश के लिए। ठीक बात है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल से ही चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप सभी लोग बने रहिए, तुरंत लौट के आते हैं। पोषण में रिजर्वेशन को कैबिनेट की मंजूरी, लेकिन सपा ने बनाई दूरी। बीजेपी ने पकड़ा कांग्रेस का हाथ, तो लेफ्ट ने भी दिया साथ। आरक्षण की सियासत। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम। एट क्वांटम एट क्वांटम क्वांटम ग्लोबल कैंपस जिंदगी को दे नई दिशा। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries. 25 international tie-ups. Placements in 300 corporates. Hostel facility for 15,000 students. Ranked amongst the top universities of India. 600-acre campus. Lovely professional university. Transforming education, transforming India. जोड़ी सही होनी चाहिए, जैसे सचिन और उनका बल्ला। जैसे ल्यूमिनस इन्वर्टर और ल्यूमिनस ट्यूबुलर बैटरी। पाइए 40% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ और 40% एक्स्ट्रा बैकअप। ल्यूमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। किसे भेजनी है नोटिस? भगवान को। मिस्टर भगवान। सरनेम? पता नहीं, क्योंकि हम लोग मिले नहीं है। अरे कहीं तो रहता होगा मिस्टर भगवान। नोटिस किसे भेजूं? लोग कहते हैं कि वो मंदिरों में रहते हैं। आपका झगड़ा भगवान से है ना, तो डायरेक्ट भगवान से पैसे मांग लीजिए ना। घर में जब कभी भी बिजली का प्रॉब्लम होगा तो आप रिलायंस के ऑफिस में ही फोन करेंगे ना, सीधे अनिल अंबानी को तो नहीं बुलाएंगे ना।
बुलाइए वो शिव जी, गणपति, जिससे भी आपकी पट्टी हो। तेरे जैसे तुच्छ मनुष्य के लिए भगवान धरती पर नहीं आएंगे। ये तो आएंगे। कौन है? भगवान। सूट बूट में आया कन्हैया मेरी बैंड बजाने को। रिजर्वेशन को कैबिनेट की मंजूरी, लेकिन सपा ने बनाई दूरी। बीजेपी ने पकड़ा कांग्रेस का हाथ, तो लेफ्ट ने भी दिया साथ। आरक्षण की सियासत। दरअसल आरक्षण हमारे राजनेताओं का सबसे प्रिय हथियार है, फिर वो नौकरी के लिए हो या फिर नौकरी के बाद प्रमोशन के लिए। जब भी ऐसे मुद्दे सामने आते हैं, छोटी बड़ी सभी पार्टियां अपने अपने सियासी निहितार्थों को साधने के लिए मैदान में कूद पड़ती हैं। इस दफे भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। आरक्षण की वेदी पर जमकर सियासत हो रही है। कुछ रिश्ते टूट रहे हैं तो कहीं सियासी दूरियां समेटती नजर आ रही हैं। मंडल कमंडल के इस मुल्क में आरक्षण हमेशा से ही राजनीतिक पार्टियों का पेटेंट औजार रहा है। 90 के दशक में तो तमाम सियासी दल इसी मुद्दे पर उभरे और उत्तर प्रदेश से लेकर देश के तमाम सूबों की मेन स्ट्रीम में आ गए। खैर, देश का संविधान नौकरी के लिए आरक्षण को तो सही मानता है, लेकिन नौकरी हासिल करने के बाद प्रमोशन में आरक्षण को नकारता रहा है। लेकिन सियासत जिनका पेशा है और आरक्षण ही जिनका मुद्दा, उनके लिए ये संवैधानिक बाधा हमेशा से नाकाफी रही। वो वक्त वक्त पर इस बाधा को दरकिनार कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे हैं। एक बार फिर प्रमोशन में रिजर्वेशन का मुद्दा उठा। उत्तर प्रदेश से उठी मांग राज्यसभा पहुंची और पूरी सियासत के केंद्र में आ गई 2014 की लोकसभा चुनाव और अगले साल भर के दरमियान करीब 10 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए किसी भी पार्टी के लिए आरक्षण से दूर भागना मुमकिन नजर नहीं आता। तो क्या बहुजन समाज पार्टी, क्या कांग्रेस और क्या लेफ्ट, सब के सब एक सुर में बोलने लगे, बीजेपी के लिए हालात मुनासिब नहीं चल रहे, लिहाजा जो मिल जाए सो अच्छा के अंदाज में बीजेपी ने दबी जुबान से ही सही, लेकिन प्रमोशन में आरक्षण पर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। आखिर वोट तो बीजेपी को भी चाहिए। तो क्या हुआ कि मुल्क में नक्कारापन छा जाए? तो क्या हुआ कि वाजिब लोगों का हक मारा जाए? जरूरी तो वोट है, सत्ता में आने का और कोई दूसरा तरीका भी तो नहीं है ना साहब। खैर, प्रक्रिया शुरू हो गई, बात कैबिनेट तक पहुंची और ड्राफ्ट को मंजूरी भी मिल गई। लेकिन ओबीसी और अल्पसंख्यकों की सियासत करने वाली समाजवादी पार्टी के लिए इस कॉन्सेप्ट को हजम करना मुश्किल हो रहा था, जिसमें सारा माइलेज मायावती ले जाएंगी। लिहाजा अमूमन हर छोटे बड़े मुद्दों पर कांग्रेस के पीछे खड़ी रहने वाली सपा ने अपने परंपरागत वोटरों के लिए भी प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा उछालकर मामले में एक नया पेच ला दिया। वैसे तो मौजूदा अंकगणित के लिहाज से ये विरोध बहुत असरदार नहीं लग रहा, लेकिन केंद्र में बैठी यूपीए को मुलायम सिंह के सियासी असर का बखूबी अंदाजा है। अब समीकरणों का क्या है, कभी भी उलट पुलट होते रहते हैं। ऐसे में SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण देने का मसला कहीं फंस न जाए, इसलिए वर्षों पुरानी अदावत को भूलकर बहन जी ने अपनी मांग के साथ सपा का भी ख्याल रखा। उन्हें इस बात से आपत्ति नहीं है कि इस विशेष आरक्षण का लाभ ओबीसी को भी मिले, जो मुलायम सिंह यादव का परंपरागत वोटर है। जहाँ तक पूरे देश में जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, तो उनका प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला है, हमारी पार्टी उसका विरोध नहीं करती है।
यदि बैकवर्ड क्लास का पूरे देश में बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात आती है पार्लियामेंट के अंदर, तो बहुजन समाज पार्टी पहली पार्टी होगी जो इसका सबसे पहले वेलकम करेगी, स्वागत करेगी। ये आरक्षण जो न कराए साहब, देखिए ना क्या विचित्र हालात पैदा हो गए हैं मुल्क में। एक तरफ तो बीजेपी केंद्र सरकार के चेहरे पर कालिक पोतने में जुटी है, तो दूसरी तरफ आरक्षण पर उसके साथ खड़ी नजर आ रही है। वहीं बीजेपी की गंध से भी गुरेज करने वाला लेफ्ट भी उसी कतार में आ खड़ा हुआ है, जिसमें कथित रूप से सांप्रदायिक बीजेपी खड़ी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह आरक्षण का खिलौना और कितनों को जोड़ता है और कितने तार तोड़ता है। आलोक साहिल, समाचार प्लस। और हमारे साथ कुछ मेहमानों की सूची में फेरबदल हुआ है। अशोक प्रधान साहब जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, अब वो हमारे साथ नहीं हैं, जबकि हमारे साथ अब समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री मनोज पांडे जी लखनऊ से जुड़ गए हैं। मनोज पांडे जी, आप आए और अशोक प्रधान जी चले गए। आप लगातार आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। क्या अगर इस आरक्षण के प्रावधान में, जैसा सलमान खुर्शीद साहब कह रहे हैं कि ओबीसी को भी शामिल करने पर विचार हो सकता है, अगर ओबीसी को शामिल करने पर विचार हो जाए तो क्या आपका विरोध खत्म हो जाएगा? देखिए, जहां तक आरक्षण की बात है, आरक्षण की सबसे ज्यादा लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है मंडल कमीशन से लेकर के आज तक, देखिए तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, समाजवादी पार्टी के जो हमारे नेता हैं उन्होंने लड़ी है। लेकिन उसके साथ सदैव समाजवादी पार्टी का एक चरित्र रहा, एक सिद्धांत रहा कि हम एक समता मूलक समाज की स्थापना करेंगे और समाज के हर व्यक्ति को उसका सम्मान और जो उसको एक संवैधानिक अधिकार है, जीने का अधिकार है, वो नौकरी में भी है और उसको व्यवसाय में भी है और राजनीति में भी है। उस हरदम अधिकार की बात भी माननीय मुलायम सिंह जी ने सदैव किया। पांडे जी, चर्चा में बहुत देर से आप जुड़े हैं, ये सारी बातें हम बता चुके हैं, हमारी रिपोर्ट में दिख चुकी है। एक सवाल मैं पांडे जी से पूछना चाहता हूं। हाँ। आपने कहा कि माननीय मुलायम सिंह जी ने, नेताजी ने हमेशा समता मूलक समाज की बात कही और उसी के लिए लड़े, ठीक है ना पांडे जी? जी, तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि दलितों को भी आरक्षण मिले, अच्छी बात है प्रमोशन में, पिछड़ों को भी मिले, अच्छी बात है, अकलियत को भी मिले और अच्छी बात है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता कि इस देश में जो लोग गलती से सवर्ण हो गए, उनकी गलती क्या? उनकी समता मूलक समाज के सिद्धांत में उनको कहां फिट करेंगे फिर? उसके लिए पूरे देश में उत्तर प्रदेश उदाहरण है। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने अभी जिस तरीके से लोगों को न्याय देने का काम किया है और पार्टी ने आरक्षण का विरोध भी किया है, मुद्दों के आधार पर हमने उसका विरोध भी किया और पार्टी ने दिल्ली में इसके लिए धरना भी संसद में दिया, उसको आप सबने देखा और जाना। लेकिन उत्तर प्रदेश में लोगों को सम्मान मिले और सवर्ण लोगों को प्रमोशन मिल सके। आप देखिए कि इधर एक महीने के अंदर जितने लोगों को प्रमोशन और प्रोन्नति मिल पाई है सवर्ण लोगों को, आप देखिए आजादी के बाद इतनी लंबी माफ करिए, मेरा सवाल सीधी कीजिए। मेरा सवाल था कि दलितों को कानूनी तौर पर प्रमोशन में आरक्षण सुनिश्चित हो जाए, स्वागत है, पिछड़ों को हो जाए, स्वागत है, अल्पसंख्यकों को हो जाए, स्वागत है। तीनों का स्वागत मैं कर रहा हूं, आपके बिहाफ पर, मायावती जी के बिहाफ पर, प्रभा ठाकुर जी के बिहाफ पर। लेकिन मुझे यह भी तो कोई ईमानदारी से समझाए खुले दिल से कि इस देश में जो लोग बाय बर्थ गलती से ही सही सवर्ण हो गए, वो नौकरी के बाद प्रमोशन कैसे पाएंगे? वो सिपाही की सिपाही रिटायर हो जाएगा क्या? वो जूनियर इंजीनियर ही रह के रिटायर हो जाएगा क्या? नहीं, शायद आपको मैं आपके ज्ञान में थोड़ा वृद्धि करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको पूरा पलटा है और उत्तर प्रदेश में उन्होंने जिस तरीके से लोगों को प्रमोशन दिया है। अरे भाई, मैं आज जो कानून ये बात चले उस पर बात कर रहा हूं। आप एक अखिलेश यादव की सरकार लेके आ गए, ये देश का कानून बन रहा है। रामगोपाल यादव देश के कानून पर बोल रहे हैं। अखिलेश यादव के 4 फैसलों देश नहीं है ना? नहीं, देश के कानून पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड एकदम, तो वही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। उसने आपके कहने से उसमें दलितों के साथ पिछड़े और दलित भी जोड़ दिए, दलितों के साथ पिछड़े और अल्पसंख्यक भी जोड़ दिए प्रमोशन में, आरक्षण में। तो मुझे कोई ये बताए कि फिर सवर्ण कहां जाएंगे, वो सामाजिक न्याय कैसे पूरा होगा, ये तो आप समझाओ ना। देखिए, ये तो गांधी जी कहा करते थे, आपने पढ़ा होगा, उनकी किताब भी पढ़ी होगी
गांधी जी ने भी कहा कि समाज में ऐसे लोगों को जो बहुत ही गरीब हैं और कमजोर हैं, उनको हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना होगा समाज में समानता लाने के लिए। हाँ। तो आरक्षण पे तो ये हम नहीं कह सकते कि किसी एससी को दिया जा रहा है या अल्पसंख्यक को दिया जा रहा है। उनके जो हालात है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अल्पसंख्यक किस तरीके का जीवन जी रहा है। अगर उनको आरक्षण देने की बात की जा रही है